अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। बहुत सारे अहम इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर बात करनी है। सबसे पहले एक तो इशू ये है कि बिलावल भुट्टो ने आज सिंध असम्बली में एक बार फिर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वज़रा की और वज़ीर आला की मौजूदगी में। मेरी जो इतलात हैं और जो मेरी एक नाकिस राय है उस मुताबिक बिलावल भुट्टो जो वो सिंध असम्बली में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो कोई सूबाई वज़ीर है, ना उनके पास कोई सूबाई असम्बली का कोई पोर्टफोलियो है और ना ही रुकन सूबाई असम्बली है, और उनका कोई सिंध असम्बली से कोई ताल्लुक या वास्ता नहीं है जिसकी बुनियाद पर वो सिंध असम्बली में बैठकर घंटों घंटों प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उल्टी सीधी बातें करें। ये मेरी राय है। और दूसरा ये है कि जिस तरह उन्होंने लॉकडाउन के हवाले से बात की, वो जिस तरह आपने खुद देखा कि लॉकडाउन शुरू हुआ सिंध से और ख़ासतौर पर कराची में जिस तरह का लॉकडाउन था, वो चूँकि मैं फील्ड रिपोर्टिंग करता हूँ और आपको मालूम है कि जब लॉकडाउन था तो जो अगर मेरी पुरानी वीडियोस में आप जाकर देखेंगे तो उस वीडियोस में आपको नज़र आएगा कि लॉकडाउन की असल हकीकत थी क्या। इंडस्ट्रीज तो बंद कर दी गई, ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अलावा सड़कों पर सब चीज़ें चल रही थी। और उसके अलावा जो चूँकि 50-60% से ज़्यादा आबादी कराची में कच्ची आबादी है, तो वहाँ कच्ची आबादी में मुकम्मल तौर पर सब चीज़ें खुली हुई थी और कोई रोक टोक नहीं थी। तो ये सारा दावा किया गया था। और जिस तरह राशन तकसीम करने के हवाले से और जो दूसरे दावे किए गए वो भी आपके सामने हैं, जो सिर्फ और सिर्फ ऐलानात और दावे थे और वादे थे, इसके अलावा कुछ नहीं दिया गया। इसके अलावा जनाब वाला बात हुई वेंटिलेटर्स की, तो वफाकी हुकूमत मुस्तकिल वेंटिलेटर दे रही है और अस्पतालों की सूरत हाल भी आपके सामने है। अगर ये सहूलियात अस्पतालों में होती तो आसिफ अली जरदारी का इलाज जियाउद्दीन अस्पताल में ना होता, कराची के या सिंध के किसी सरकारी अस्पताल में हो रहा होता। और अगर सिविल या लड़काना के या कराची सिंध के दीगर इलाकों के जो मरीज़ हैं उनका इलाज कराची में आके ना होता या कराची के प्राइवेट अस्पतालों में ना होता, वो किसी सरकारी या तो वहाँ के मकामी अस्पताल या कराची में सरकारी अस्पताल में उनका इलाज हो रहा होता। इवन के जो डायरेक्टर हैं जिना अस्पताल की सिमी जमाली, उनके शोहर का इलाज भी जो है वो जिना अस्पताल के बजाय जो है वो आगा खान में इलाज कराया गया। अब नया मुआहदा सामने आया है, जिस तरह इस लॉकडाउन के दौरान तकरीबन 30 करोड़ रुपए से ज़ायद जो है वो प्राइवेट अस्पताल कमा चुके हैं, कराची के शहरों से उनको से लूट चुके हैं। और मेरे ज़राए तो ये भी बताते हैं कि कुछ अस्पताल जो है वो पीपल्स पार्टी के जो मंजूर नज़र लोग हैं या उनके दोस्त हैं उनके भी हैं, तो उनको किट्स, सरकारी किट्स दी गई। और प्राइवेट अस्पतालों में 7,500 से 8,000 और कहीं 9-9,500 रुपए का जो कोरोना का टेस्ट हो रहा है। तो जो प्राइवेट अस्पतालों में नहीं होना चाहिए था, सरकारी अस्पतालों में होना चाहिए था, वो टेस्ट प्राइवेट अस्पतालों में हो रहा। तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा योमिया जो है फ़ी मरीज़ ये प्राइवेट अस्पताल कमा रहे हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह आवाम को लूटा जा रहा है कोरोना के नाम पर, और उसके बाद सहूलियात ना होने के बराबर हैं। और जनाब नैब की जहाँ तक बात करें तो क्योंकि नैब बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहा है और मज़ीद एक्टिव नज़र आएगा, तो मैं कुछ अदाद शुमार आपके सामने रखता हूँ ख़ासतौर पर कराची के हवाले से। और दूसरा, जिन लोगों ने ज़मानतें ली, लोग नैब को तनकीद का निशाना बनाते हैं। आप नवाज शरीफ की मिसाल ले लें। नवाज शरीफ ने कोई मेरिट पर ज़मानत नहीं हासिल की, बल्कि तिब्बी बुनियाद पर उन्होंने ज़मानत हासिल की। मरीम नवाज का सबको मालूम है। इसके अलावा डॉक्टर आसिम का सबको मालूम है कि उन्होंने किस तरह ज़मानत ली। आसिफ अली जरदारी किस तरह ज़मानत पर रिहा हुए, सबको पता है कि बीमारी का बहाना या बीमारी की वजह से उन्होंने ज़मानत ली। मेरिट पर वो ज़मानत नहीं हासिल कर सके। इसका मतलब ये है कि मेरिट पर ज़मानत बनती नहीं थी, बीमारी की वजह से उनको ज़मानत मिली। और उसके बाद नैब का मजबूत केस था। आप शर्जील मेमन जेल में थे काफ़ी अर्सा, व्हीलचेयर पर आते रहे, उसके बाद लाठी पकड़ कर आते रहे, एम्बुलेंसेस पे आते रहे। इसके अलावा इकबाल ज़ैद अहमद की मिसाल सबके सामने है कि उन्होंने भी तिब्बी बुनियादों पर जाके ज़मानत ली, मेरिट पर नहीं ले सके। यानी कि नैब के जो केसेस थे वो इंतहाई मजबूत थे। नैब जो है अब पाकिस्तान में एक प्रोफेशनल इदारा बनता जा रहा है, और नैब ने जहाँ जहाँ जिस पर हाथ डाला वो तो या तो उसने रकम लूटी वापस लौटाई, या वो आज तक जेलों में पड़े हुए हैं। कराची में, सिंध में खासतौर पर बिलखसूस कराची में नैब ने जिस तरह काम किया, उसके अदाद शुमार में आपको सामने रखूं तो सबसे पहले मलिक रियाज सबके सामने है। ना तो उसके खिलाफ कोई मीडिया बात कर सकता है, ना ही कोई इदारा उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकता था। पुलिस उसकी सहूलतकार थी, पूरा सिंध हुकूमत उसकी सहूलतकार थी। जब ज़मीनों पर कब्जे हो रहे थे, वहाँ मैं खुद ग्राउंड पर जाकर देख के आया हूँ जिस तरह जिन फैमिलीज़ को अपनी जो आबाई ज़मीनें थी, जो ख़ानदानी विरासत की ज़मीनें थी, उनको बेदखल किया गया मलिक रियाज और उनकी टीम ने, और लूट खसूट की गई उनके ऊपर। जाली मनगढ़ंत बेबुनियाद दहशत गर्दी के मुकदमा
इल्ज़ामात उन लोगों के ऊपर बनाए गए जो मकामी मौजूद थे कराची के, जहाँ बैरियर टाउन तमीर किया गया है। वहाँ की गपोल फैमिली और बहुत सारे मेरे यार दोस्त भी हैं जहाँ जिनकी कब्रिस्तान मसमार कर दिए गए, उनकी मसाजिद को तोड़ दिया गया और उसके बाद घरों को मसमार कर दिया गया, ज़मीनों से बेदखल किया गया। उस पर कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं था। लोगों को इंतहाई जुल्म और ज़्यादती का निशाना बनाया गया और लोग आज तक अदालतों के चक्कर काट रहे हैं जिनकी ज़मीन पर मलिक रियाज ने कब्जा किया। और सूबाई हुकूमत, पुलिस मुकम्मल तौर पर मावनत और सहूलतकार थी मलिक रियाज की, लेकिन वाहिद वो नैब का इदारा था जिसने मलिक रियाज के ऊपर हाथ डाला। और मलिक रियाज का केस जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो वो सबके सामने 460 अरब रुपए, ये नैब ही इदारा है जिसने निकलवाया मलिक रियाज से। जहाँ मलिक रियाज का सबको मालूम है कि 1 रुपया जाता है तो शायद आप वहाँ से ना निकलवा सकें। बेशर लोग हम देखते हैं कि वो मुख्तलिफ जगहों पर जलील व ख्वार होते रहते हैं, लेकिन मलिक रियाज से अगर 460 अरब रुपए निकलवाया तो वो नैब इदारा था। और इसके अलावा जितनी भी लूटी हुई रकम है वो मैं आपको बताता हूँ अदाद-ओ-शुमार कि 2017 और 18 और 19 के दरमियान, 2017 में ना जाए, 2019 और 2018 और 19 में जाएंगे आप तो नैब ने जिस तरह कारकर्दगी दिखाई उसमें सूबाई वज़रा हूँ, MPAs हूँ, MNAs हूँ, चीफ सेक्रेटरीज हूँ, लैंड डिपार्टमेंट के लोग हूँ, पुलिस के डिपार्टमेंट के लोग हूँ, कमिश्नर कराची हूँ, मेयर्स हूँ, उनके खिलाफ नैब ने भरपूर कार्रवाई की और आज तक तकरीबन 400 मुल्ज़मान जो है जेलों में हैं और कुछ ने जमानतें करा ली और बेशतर जो है वो प्ली बार्गेन करवा चुके हैं, जिसमें करोड़ों रुपए यानी कि अरबों रुपए जो लूटा हुआ था वो जाली करप्शन के नाम पर था, जाली हाउसिंग स्कीम के नाम पर था या इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करने के नाम पर था। वो लूटी हुई रकम मुस्तकिल तौर पर नैब ने वापस लौटाई और कौमी खजाने में जमा करी। और ख़ास तौर पर एक और बड़ा काम जो नैब ने किया वो पाकिस्तान एयरफोर्स के नाम पर जो हाउसिंग स्कीम बनाई जा रही थी, वो जिसमें आप खुद समझते हैं कि कितने बड़े लोग और ताकतवर लोग होते हैं, उनको भी प्ली बार्गेन पर नैब ने मजबूर किया और आज वो रजामंद हो गए मुतासिरीन को रकम वापस करने में। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं नैब ने कितनी बड़ी कार्रवाई की। नैब ने 2018 में 36 रेफरेंसेस दायर किए, 2019 में 38 रेफरेंसेस दायर किए और इसके अलावा जो रवां साल है नैब की जो भरपूर कार्रवाई हैं उसमें तो और अदाद-ओ-शुमार ज़्यादा आ रहे हैं जो करप्शन के हवाले से नैब के। और इसके अलावा जो नैब ने 2018 में 500 तकरीबन 500 नैब ने 2018 में तकरीबन जो है वो 30 मिलियन रुपए से ज़ायद और 2018 में 500 मिलियन से ज़ायद रकम जो है वापस जो है कौमी ख़जाने में जमा कराई। इसके अलावा नैब की अब भी भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं और आप खुद समझते हैं कि नैब को लोग गालियाँ क्यों देते हैं, नैब को लोग बुरा भला क्यों कहते हैं, नैब की अदालतों में तज़लील क्यों की जाती है। आप खुद समझते हैं कि जो इदारा काम कर रहा होता है तो उसको ही तनकीद का निशाना बनाया जा रहा होता है, अगर जो इदारा काम नहीं कर रहा होता तो उसके खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा होता है। अब चाहे वफाकी हुकूमत में बैठे हुए मौजूद लोग हों या सूबाई हुकूमतों में हों या साबका हुकूमतों में हों, सबका जो टारगेट होता है वो नैब होता है। लेकिन नैब इस वक्त प्रोफेशनल इदारा बन चुका है और ख़ासतौर पर जो कराची के जो तफ्तीशी अफसरान हैं, नैब की जो तफ्तीशी टीम है, उन्होंने जिस अंदाज से जो काम किया और जिस